नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कल से हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर बहुत सी खबरें हैं जो बड़ी तेजी के साथ कल भी हमने कहा तो बढ़ रही हैं। कल जैसे एक प्लेटफॉर्म को साझा किया गया, जम्मू के बहुत से नेताओं ने उनको साझा किया गया और जम्मू को इकट्ठा करने की बात हुई, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आज एकजुट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके प्रोफेसर हरिओम गुप्ता ने कहा है कि जम्मू को एक अलग राज्य बनाया जाए। जब तक एक अलग राज्य नहीं बनेगा जम्मू की कोई तरक्की नहीं होगी। मतलब उनका भी कहने की और लाइन ऑलमोस्ट सेम ही है उनकी। तीसरी बात है गुलाम नबी आज़ाद की कल जो उनकी थी दिवाली के ऊपर जो उन्होंने दिवाली मिलन रखा था जो वहाँ पे, तो उसमें भी यही लग रहा है कि ये एक राजनीतिक ही सारा इकट्ठा किया गया था ताकि वो भी किसी तरह अपनी ज़मीन को बना सकें। और बहुत सी चीज़ें जैसे उन्होंने कहा कि उसमें से बहुत सी चीज़ें सामने आई, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे चौधरी सुखनंदन जो यहाँ के मिनिस्टर थे, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर रहे, 2 टाइम MLA भी रहे और बेसिकली वो खुद एक किसान है। तो किसान है, उनको खेतों में हल चलाते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी बात है ये उन्होंने जो पीछे ओलावृष्टि से जो फसलों का नुकसान हुआ, तो वो केंद्र के साथ उन्होंने बात करके वहाँ से उनके लिए मुआवजे का प्रबंध किया, जिसकी पहली खेप उनको मिल रही है। उसके साथ खाद्य वगैरह की दूसरी चीज़ें भी उनका प्रबंध किया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एकजुट को लेकर चलते हैं। एकजुट के प्रोफेसर हरिओम ने कहा है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है जो पहले कांग्रेस कश्मीर के लिए करती थी, जो बाकी पार्टियां करती थी। जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। जम्मू को जब तक अलग दर्जा नहीं दिया जाएगा जम्मू आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जम्मू राष्ट्रवादी एक ऐसा प्रदेश है जो राष्ट्रवादी प्रदेश है। और कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है, हर चीज वहां पे हो रही है। लेकिन जम्मू को इग्नोर करके ये मोदी सरकार कश्मीर की तरफ अपने हाथ ज्यादा बढ़ा रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पिछले दिन हमने जब लाइव किया था इनके प्रमुख का, एकजुट जम्मू के एडवोकेट शर्मा का, उन्होंने भी यही आरोप संगीन लगाए थे कि जो भाजपा है, खासतौर से मोदी सरकार, वो तुष्टीकरण बना रही कश्मीर के प्रति। कोई अगर बजट बनता है तो कश्मीर का ज़्यादा होता है, कोई लाभ मिलता है तो कश्मीरियों को ज़्यादा मिलता है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ज़माने में तो ये होता ही था, तो कहते हैं बदलाव से क्या फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। एक स्टेटस खत्म हुआ, दूसरा यूटी बना दिया गया, नौकरशाही हावी हो गई। ये उसके एक साइड इफेक्ट हुए जो यूटी बनी। तो कल जिस तरह प्रोफेसर हरिओम के बारे में पूरे जम्मू कश्मीर लोग जानते हैं, हिस्टोरियन है, जम्मू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, हेड रहे हैं और उनको अच्छी पकड़ है पॉलिटिकल, जिसे कहा नॉलेज वाले आदमी है। और उन्होंने हालांकि पहले दिनों उनको कई दलों में गए लेकिन उनको वो चीज़ें समझ नहीं आई और उनको पसंद नहीं आया कि चूंकि वो हमेशा से जम्मू की केंद्रित बात करते रहे हैं और आज उनको लगता है वो एक सही मंच मिला, उनके संरक्षक हैं। और प्रोफेसर हरिओम ने जिस प्रकार से बातें कही हैं वो वास्तव में हर आदमी को छूने वाली हैं। और इसलिए छूने वाली हैं कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ही वही करतूत कर रही है जो कांग्रेस करती थी, तुष्टीकरण कश्मीर का, कश्मीर में ही उनके दिल में बसा हुआ है। और कभी नेता मोदी सरकार को भाषण देते हैं, उनके मुंह से जम्मू नहीं निकलता, कश्मीर निकलता है हमेशा। तो उनकी अपनी एक पीड़ा है। उनका कहना यह है कि जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं, जो देश पर हमले करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा चिंतित है मोदी सरकार। इसलिए जरूरी बन जाता है कि जम्मू को अलग किया जाए। और जम्मू की मांग एकजुट जम्मू पहले से करता आया। और मैं समझता हूँ एकजुट जम्मू जिस प्रकार साफ गोई से, कोई उसमें फंबल नहीं है, एक क्लैरिटी है शीशे की तरह। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो जम्मू कह रहा है कि हमें सेपरेट जम्मू जब तक नहीं बनेगा राज्य के तौर पे, जम्मू की जो उम्मीदें हैं वो चाहे रोजगार के तौर पर हो, महंगाई के तौर पर हो या वजूद के तौर पर हो, वो तब तक परिपूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि उनको एक अलग राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और आज बेहतर ढंग से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें प्रोफेसर होम ने कही। सीजी इसी जैसे कल चौधरी लाल सिंह ने, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक कोशिश की कि जम्मू के जितने भी नेता हैं, रामन बल्ला है, दूसरे नेता हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे।
क्या आप समझते हैं लाइन यही है? बिल्कुल लाइन यही है, एकजुट, बिल्कुल, जो एकजुट बिल्कुल, चाहता है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं, चूंकि मेरी बात नहीं हो पाई अंकुर शर्मा से कि उनको बुलाया गया था या वो नहीं गए, इसके बारे में पता नहीं चला। हम बात करेंगे उनसे भी कि क्या रीजन था कि एकजुट वहां पे उस प्लेटफॉर्म में नहीं था। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जितने भी ये नेता हैं, क्या ये नेता एक स्टेज पे खड़े रह पाएंगे? क्या जम्मू के लिए उनका जो इस वक्त कहना है वो आगे भी रहेगा, या सिर्फ एक राजनीतिक चाल है, अपना अपना मसला हल करने का एक नया तरीका खोजा है? देखिए, आपको आदर्श याद होगा, जब वाजपेयी साहब के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी थी, तो विपरीत धाराओं के लोग उसमें आके समाहित हुए थे। तो मैं समझता हूं कि अगर इनका कॉज ये है, चूंकि उनका कॉज कांग्रेस को हराने का था, सब लोग एकजुट हो गए थे। अगर इनका ईमानदार से कॉज है कि जम्मू का उत्थान करना है, जम्मू के युवाओं को रोजगार दिलवाना है, जम्मू की बेहतरी करनी है, और जम्मू के जो मसाइल है, जो मसले हैं, अगर उनको हल करना है, तो ये इनको अपना अहम, अपना स्वार्थ, ये सब एक साइड में रखना होगा। और लेकिन अब बात वही है जो एकजुट जम्मू कह रहा है। और मैं इसलिए तारीफ इनकी ज़्यादा इसलिए करूंगा चौधरी लाल सिंह की, डोगरा स्वाभिमान संगठन ये एक लंबे अरसे से जद्दोजहद कर रहा है। वो जब रसाना कांड हुआ था तब भी इन पे गाज गिरी थी, लड़ाई किसकी थी, लेकिन भाजपा ने इनका मंत्रिमंडल से इनको बाहर कर दिया गया था। एक मैं समझो जीवट किस्म के नेता हैं, जो बात कहते हैं उस पर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार देवेंद्र सिंह राणा भाजपा में कूद गए, शक जो इनकी तरफ गया कि कहीं ये भी तो नहीं जा रहे, क्योंकि इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हुआ इनके खिलाफ और रमन भल्ला के खिलाफ। दोनों ने हमारे साथ जब लाइव इनका चला, दोनों ने पुरजोर तरीके से खंडन भी किया और भाजपा पर तेज हमले भी किए। तो मैं समझता हूँ कल जो इनका सम्मेलन हुआ है, लाल सिंह, रमन भल्ला, हरदेव सिंह और सरहदी इलाके से तरनजीत सिंह टोनी, और उसके अलावा और बड़े लोग थे, मैंने चेहरे कई देखे उसमें। प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी जोरावर सिंह भी दिखाई दे रहे थे, और भी कई लोग दिखाई दे रहे थे। डोगरा जो हमारी जो संगठन है पुराना भाषा को लेकर, वो उनके नेता भी थे, ललित बंगोत्रा। हाँ, उसके अलावा वो भी थे जो एडवोकेट वो हैं सानी, वो भी थे जनरल लाइन वाले, बड़े लोग थे जो कि इनके सम्मेलन में आए। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन कोशिश है, और लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, दोनों भाजपा को कोशिश है। चूंकि भाजपा ने पिछले कई दशकों से जम्मू के लोगों को बार बार ये सबक दिखाया कि हम आएंगे तो ना जाने जम्मू के लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, जम्मू के लिए ताजमहल खड़ा कर देंगे। वो सब लोगों का मानना है कि हमें भाजपा ने ठगा है। तो इसलिए उनका मुकाबला यहाँ पर सबसे पहले, अगर ये एकजुट होते हैं, पहला मुकाबला इनका भाजपा से। कांग्रेस अभी उस तौर पे नहीं है जिस तौर पर भाजपा दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रयास है, और कोशिश करनी चाहिए कि जब सब लाइक माइंडेड हैं, समान सोच के, समान विचारधारा को लेकर आगे चलना चाहते हैं, इन सबको जम्मू के लिए एकजुट होना पड़ेगा। सी जी, एक बात और भी है कि आपने हमले की बात की, राजनीतिक हमले की बात की। राजनीतिक हमले, कुछ तो राजनीतिक हमलों के डर से पार्टी छोड़ के चले गए। बिल्कुल पार्टी छोड़ के चले गए। बिल्कुल उनको डर था कि हमारे व्यवसाय पर या दूसरी चीजों पर तार था सब। बिल्कुल। लेकिन क्या कहीं इनके मन में भी ऐसा तो नहीं कि हम अगर अकेले रहेंगे, एक रहेंगे, तो पुरानी कहावत है कि बिल्कुल राजा के बेटे के साथ वो चार थे तो चारों को एक करके उन्होंने मारा, और बिल्कुल जैसे झाड़ू होता है। बिल्कुल। तो कहीं उसको लेकर ये इकट्ठे तो नहीं हो रहे कि हमारे ऊपर भी ऐसा ना हो कि राजनीतिक हमले हो और हमारे ऊपर भी कोई नए केसेस बनकर सामने आए, या कुछ हमारी इंक्वायरियां शुरू हो जाए, इससे पहले हम इकट्ठे हो जाते हैं ताकि एक जुटजम हो जाएंगे, एक मुठ बन जाएंगे, तो शायद हम पर वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। देवेंद्र राणा के बारे में हर आदमी कह रहा है कि उनको डर था कि ईडी उनके यहाँ छापे ना मारे या उनके दूसरे व्यवसाय के नुकसान ना हो जाए। हालांकि उनका कहना ये है कि वो जम्मू के लिए डिक्लेरेशन के लिए भाजपा में आए। सच्चाई तो वो जानते हैं, ये ऊपर वाला जानते हैं कि हकीकत क्या है। लेकिन इतना जरूर है, इनको खौफ होगा, लाजमी तौर पे होगा, क्योंकि आप समूचे देश में देखें, जो सरकार को राय पसंद नहीं आती, जो लोग पसंद नहीं आते, आरोप है ये, हम ये नहीं कह रहे 100% सही है, आरोप है कि सरकार उस आदमी के द्वार पर ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, एनआई, सब एजेंसियां आ जाएंगी। तो ये भी हो सकता है कि उस खतरे को भांपते हुए, आशंकाओं को भांपते हुए, इन सब ने कहा कि अकेले अकेले रहेंगे तो ये अकेले अकेले घेर सकते हैं हमें, एकजुटता दिखाएंगे। और ये भी नहीं कह सकते कि हम ये सिर्फ महज अपने बचाव के लिए इकट्ठे हुए हैं।
ये वास्तव में जम्मू विकास के लिए इकट्ठे हो, चूंकि हमने इनका अतीत देखा है, जी, जी। इनका पॉलिटिकल कैरियर। अमन भल्ला का लीजिए, जम्मू में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग शख्सियत है। लाल सिंह का लीजिए, जब ये अस्पताल के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, अस्पतालों की हालत सुधर गई थी, एक खौफ था। और मैं समझता हूँ जैसे तरनजीत सिंह टोनी, ये हम जानते हैं ये कॉलेज के दिनों से एक बड़ा जुझारू किस्म का व्यक्ति रहे, और जिस प्रकार इन्होंने चुनाव जीता है डीडीसी का, वो भी अपने आप में एक मिसाल बनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हर्षदेव सिंह को ले, हर्षदेव सिंह भी पैंथर्स पार्टी को लेकर लंबे अरसे से, चाहे छोटा प्रदर्शन बड़ा प्रदर्शन, लेकिन ये अपना ये लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो लगता है कि इन सब लोगों को, अगर एकजुट जम्मू भी वही काज ले रहा है, ये भी वही काज ले रहे हैं, तो इन सबको मिलजुल कर जम्मू के हित में आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आप सही जी। गुलाम नबी आज़ाद ने जो दिवाली मिलन की जो पार्टी की है, उस पर सबको बुलाया, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकली कोई बात नहीं है, लेकिन बात करने से वो चूके भी नहीं। जब से वो पार्लियामेंट का सेशन हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी बहुत तारीफ की है, तब से इनके सुर बदले हुए हैं। और कल भी इन्होंने नाना करते हुए ये भी कह दिया कि कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, अछूत नहीं है। मतलब है समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आज़ाद अपने लिए रास्ता, पार्टी के लिए तो ढूंढने का पता नहीं, लेकिन अपने लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कल को इनका भी भारतीय जनता पार्टी में जाना हो जाए, ये हो सकता है। और आने वाले दिनों में जम्मू के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए ये भी एक लाइन में खड़े हों। देखिए उसमें ये क्योंकि कयास तो तमाम तरह के लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ गुलाम नबी आज़ाद का हाल वो है कि इनके जिगर में टीस है। किस चीज़ की टीस है? एक वक्त था जो जम्मू कश्मीर के मामले में कांग्रेस आला कमान सत्ता में रहते हुए कोई भी निर्णय लेती थी तो उसका अंतिम मोहर गुलाम नबी आज़ाद लगाया करते थे। एमएलसी किसको बनना है, एमएलए किसको टिकट मिलनी है, मंत्री किसको बनना है, अंतिम फैसला गुलाम नबी आज़ाद करवाते थे। और पार्टी आला कमान आंख बंद करके इनके निर्णय को, चाहे वो गलत था या सही था, उसमें मोहर लगाते थे। आज गुलाम नबी आज़ाद, चूंकि उनका रायसमय दोबारा नॉमिनेशन नहीं हुआ और उनने वो G23 जो ग्रुप बना, हम ये आम चर्चा है पत्रकारों में कि वो लोग हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, आनंद शर्मा हो, मनीष तिवारी हो। मनीष तिवारी को अगर कैप्टन ही चाहते वो जीत नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग वो हैं जो जीतने के बाद उन घरों में आके छुप जाते हैं। काम नहीं किया इन लोगों का। मैंने खुद देखा था जब दिल्ली में था, आनंद शर्मा के बगल कोठी में अमर सिंह थे सपा के, हमारी वहाँ ड्यूटी रहती थी। मैं देखता था हिमाचल के सुदूर इलाके से बुजुर्ग आए, इनकी गाड़ी सीधी घुस गई, वो चीखता रहेगा बुजुर्ग कि अपनी भाषा में कि मैं दूर से आया, मेरी बात इसने नहीं सुनी। तो मैं समझता हूँ इन नेताओं को खुदगर्जी की वजह से G23 बनाया। आज आज़ाद चूँकि लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान की नज़र में शायद हाशिए पे हैं, वो ज़मीन तलाश रहे हैं। इसी साल इनका ये चौथा या पांचवा जम्मू दौरा है और ये बार बार कोशिश कर रहे हैं। घाटी में भी गए थे, लेकिन घाटी में इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इनको ये समझ रहे हैं कि जैसे डिप्टी सीएम ताराचंद रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा कटरा वाले हैं, मनोहर लाल शर्मा बिलावर वाले हैं, योगेश साहनी हैं, ये 10-12 जो नेता हैं वो समझ रहे हैं कि शायद इनके साथ हमको चल जाए। कल उनका जो कार्यक्रम हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दिवाली मिलन, उसमें 2 पूर्व पुलिस महानिदेशक भी आए, SP वैद और खुड्डा साहब। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद साहब ने जो बात कही है कि कोई अछूत नहीं है, उससे उनके दिल की बात सामने आ गई। हालांकि उन्होंने बड़ा बचने की कोशिश करी कि आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एक लाइन में अपना दर्द बयां कर दिया कि मुझे लिए कोई अछूत नहीं है। इसका मतलब उसके लिए बीजेपी भी अछूत नहीं है, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार भी अछूत नहीं है, और कांग्रेस में तो है ही ऑलरेडी। तो मैं समझता हूं कि वो एक तलाश कर रहे हैं जमीन की। जमीन शायद उनको अभी उनकी तसल्ली नहीं हो पा रही कि जमीन मेरी बनेगी या नहीं बनेगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान एक फेंकने की कोशिश की है, गुगली की है कि शायद कोई दल उनके दर्द को समझ सके और उनका हाथ थामने की कोशिश करे। सी जी, जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, ताराचंद है, जुगल किशोर है, या बराबर के हैं, वो सारे, ये सारे नेता जो हैं माना जाता है गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब इनके अपने कैरियर की तरफ देखा जाए, राजनीतिक कैरियर की तरफ ध्यान जाए, इनकी जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी जिनका आपने नाम लिया है, इनका सबका मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल। अगर गुलाम नबी आज़ाद कोई नई पार्टी खड़ी करते हैं तो ये लोग, मुझे नहीं लगता
वहां टिक पाएंगे। अगर जाएंगे तो इनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपने 100% की बात कही है कि मान लीजिए कटरा जुगल किशोर शर्मा जी। है, उनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर आजाद एक नई पार्टी खड़ी करते हैं तो मेरा भविष्य अंधकार में है। इसी तरह तारचंद अखनूर में लड़ाई किसकी है? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की। वहां को तीसरी पार्टी है ही नहीं। इसी तरह बिलावर में मनोहर लाल शर्मा, उसको पता है कि भाई वहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। ईस्ट की सीट ले लीजिए, योगेश साहनी जहां से मंत्री बनकर आए, उनको पता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो मैं समझता हूं इन तमाम नेताओं को यह एहसास है, लेकिन मजबूरी यह है चूंकि इन पे मोहर आजाद के नाम की लगी है और गुलाम नबी आजाद ने इनको टिकट दिलाने में, इनको जितवाने में, इनको मंत्री बनाने में और यहाँ तक कि पार्टी आलाकमान जो सत्ता में थी धन शक्ति दिलाने में आजाद ने खूब मदद की है। इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल ये आजाद साहब के साथ हैं और नई पार्टी बनेगी तब इनके असली चेहरे सामने आएंगे कि आजाद साहब आ जाते हैं या फिर ये कांग्रेस में अपना भविष्य तलाशते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं सुखनंदन चौधरी। सुखनंदन चौधरी पूर्व मंत्री रहे, तो उसके साथ साथ वो 2 टर्म एमएलए भी रहे और जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी वो अपनी सबसे बड़ी बात है जो चौधरी साहब की ये है कि वो मंत्री के बनने के बावजूद भी उन्होंने अपने गांव में अपना घर नहीं छोड़ा। आपके सरकारी क्वार्टर्स या सरकारी बंगले में नहीं ठहरे, वहीं रहते, लोगों के साथ मिलते जुलते थे और आज भी खेतों में जाके हाल तो नहीं ट्रैक्टर जरूर चला लेते हैं और पूरी जमीन की जिम्मेदारी की उनको नॉलेज है। और पिछले दिनों जब ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि से यहाँ पे काफी नुकसान हुआ और उस नुकसान को लेकर किसान बहुत परेशान थे। तो इन्होंने एक स्टेप उठाया, सुखनंदन चौधरी ने केंद्र से बात की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिले, उनसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लेके उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन सब बातों का जो उनके लिए जो किया कि जो जितना भी नुकसान हुआ है इनकी भरपाई सरकार करेगी। और उसकी पहली जो किस्त है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि उनके किसानों के खाते में चले जाएगी और साथ उसके जो खाद्य की जो जितनी प्रॉब्लम आ रही है, खाद की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली से जिस जगह से भी खाद आनी थी वहां से रैक चलने शुरू हो गए हैं। थोड़े ही दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर वो खाद किसानों को मिलना शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये किसानी नेता है और एक अपने मड़ इलाके में ये मजबूत नेता के तौर पर माने जाते हैं। आपको अध्यक्ष जी याद होगा जब दिल्ली में उरूज पे था किसान आंदोलन, शिखर पे था, तो तब इन्होंने सरकार के पक्ष में एक बहुत बड़ी रैली, ट्रैक्टर रैली निकाली थी अपने मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में और उसमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की थी। तो एक बात तो मानने की, हालांकि उस दौरान प्रदेश भाजपा की ओर से इनको साइड लाइन करने की कोशिश की गई थी, पूरी शक्ति लगाई गई थी, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई। अपनी अपनी ताकत का एहसास बनाए रखा इन्होंने और जिस प्रकार किसानों में ओलावृष्टि को लेकर एक मायूसी और गुस्सा था प्रशासन को लेकर, खास तौर से चूँकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही चरम पर, हर आदमी चीख रहा है, नौकरशाही सुनती नहीं है। चूँकि लोकप्रिय सरकार यहाँ है नहीं, उसके अभाव में नौकरशाही जो चाह रही है वो कर रही है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चूँकि मैं समझता हूँ हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये कहा जाए कि उनकी एक राजनीतिक सूझबूझ है कि उन्होंने अपनी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के, दूसरे सांसद की होने के बाद, यानी जम्मू पुलिस कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद वो फिर भी जाके प्रधानमंत्री स्तर पर किसानों के हित में ये फैसला करा कर आए। मैं कहता हूँ सुखनंदन चौधरी तो मुबारक के हकदार है, उसके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मुबारक के हकदार हैं कि उन्होंने इतना अहम फैसला करवाया। बिल्कुल आपने ठीक कहा और सबसे खुशी की बात है कि किसानों के खाते में पैसे आज से आना शुरू हो जाएंगे। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।